तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, व्यतिकरण किसे कहते हैं, व्यतिकरण के प्रकार को बताया था और व्यतिकरण होने के लिए आवश्यक शर्तें को बताया था। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रकाश तरंगों के संबंध में यंग का जो प्रयोग है उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। यानी बिल्कुल इजी मेथड में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं यंग का प्रयोग या यंग का सिद्धांत आप कह सकते हैं। जो उन्होंने द्विझर्री का सिद्धांत दिया था या द्विझर्री का प्रयोग जो किया था उसे आप इजी मेथड से कैसे आप उसे समझाएंगे, कैसे आप लिखेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप दूसरों को समझाने के लायक हो जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इन्होंने क्या किया था, 3 पर्दे लिए थे। इन्होंने क्या किए थे, 3 पर्दे लिए थे, जिसमें से पहले पर्दे में एक छिद्र किया था इन्होंने, जिसे मैंने क्या कहा तो रेखा छिद्र यस कहा पहले पर्दे में। और उसके बाद इसी से कुछ दूरी पर इसके सामने एक पर्दा क्यू लिया था, जिसमें इन्होंने 2 रेखा छिद्र किया था, जो क्या था इसके सामने ना होकर ऊपर नीचे स्थित था। देखिए यहां पर ये सामने है, यस है, ये यस के सामने तो है नहीं, ये यस के ऊपर या नीचे स्थित है। किस कहां पर स्थित है, ऊपर या नीचे स्थित है। अब इसके बाद यहां जब ये यहां भी क्या है, एक रेखा छिद्र हो गया है यस1 और यस2। यहां पर कौन सा रेखा छिद्र है, यस1 और यस2 रेखा छिद्र ये भी है। अब यहां क्या हो रहा है, यहां से जो तरंगे निकल रही थी वो जब इस पर्दे में पहुंची तो यहां से क्या हो गई, नई तरंग स्रोत का कार्य करने लगी। ये जो दोनों छिद्र हैं ये नए तरंग प्रकाश स्रोत का कार्य करने लगे और यहां से क्या हो गई, नई तरंगे निकलने लगी। अब इन्होंने क्या किया कि क्यू पर्दे के सामने कुछ दूरी पर एक तीसरा पर्दा आर ले लिया। इसी पर क्या किया इन्होंने, जो अदीप्त और दीप्त पट्टियां प्राप्त होती हैं यानी जिन्हें हम फ्रिंज कहते हैं, वो इन्होंने यहां पर देखा। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी प्रारूप को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण प्रारूप कहते हैं। ये किसने किया था, तो यंग ने किया था। किस ईस्वी में, तो 1801 में किया था। कहां के ये वैज्ञानिक हैं, तो यहां मैंने लिख दिया है लंदन के ये वैज्ञानिक है। कहां के, लंदन के वैज्ञानिक हैं। तो देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है सन 1801 ईस्वी में लंदन के वैज्ञानिक सर थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण को अपने द्विझर्री प्रयोगों द्वारा प्रदर्शित किया। क्या कहा मैंने, यहां पर देखिए सन 1801 में लंदन के वैज्ञानिक कौन, तो सर थॉमस यंग ने, किसने, यंग ने क्या बताया कि प्रकाश के व्यतिकरण को अपने द्विझर्री याद रखिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है कि द्विझर्री सिद्धांत, यंग का द्विझर्री सिद्धांत पर आधारित प्रकाश के व्यतिकरण की व्याख्या कीजिए। तो आपको यही चित्र बनाना है और इन इतने चीजों को लिख देना है, आपका 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर इससे आपसे पूछ लेता है कि फ्रिंज की चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए तो आपके 5 नंबर या 7 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया, इस प्रयोग में इन्होंने क्या किया, तो इसमें एक पर्दा पी होता है। ये देखिए एक पर्दा क्या है, पी है, ये वाला जो पर्दा है उसमें क्या है, एक रेखा छिद्र है यस, एक रेखा छिद्र क्या है, एस है। तो यहां पर मैंने लिख दिया है इसमें एक पर्दा पी होता है जिसमें एक रेखा छिद्र एस होता है। क्या होता है, एस होता है। अब इसके सामने कुछ दूरी पर एक पर्दा क्या लिया गया है, क्यू लिया गया है, जिसमें 2 रेखा छिद्र, एक S1 और एक S2 है। तो यहां पर मैंने लिया तथा इसके सामने कुछ दूरी पर एक पर्दा क्यू रेखा स्थित है, एक पर्दा क्या है, क्यू स्थित है, जिसमें क्या है, S1 व S2 रेखा छिद्र S से सामने ना होकर, S से सामने ना होकर कहां पर है, ऊपर या नीचे स्थित है, ऊपर या नीचे होते हैं। ये हो गया। इसके बाद क्या बताया गया कि पर्दा Q के सामने, ये जो पर्दा Q है इसके सामने कहां पर, कुछ दूरी पर एक पर्दा, तीसरा पर्दा क्या है, R स्थित है। तो यहां पर देखिए मैंने लिख दिया है कि पर्दा Q के सामने एक पर्दा R स्थित है, जिस पर क्या करना है, जब इस P पर्दे पर जो प्रकाश स्रोत है वहां पर क्या करेंगे, एक वर्णी प्रकाश डालेंगे तो इसकी जो अदीप्त और दीप्त पट्टियां होंगी वो कहां पर प्राप्त होंगी, तो पर्दे आर पर प्राप्त होगी। उसी चीज को मैंने लिख दिया है, देखिए जिस पर पर्दे पर डाले गए
यानी पी पर्दे पर डाले गए एक वर्णीय प्रकाश की समान चौड़ाई की दीप्त तथा अदीप्त। अब ये दीप्त तथा अदीप्त कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो वो अभी मैं बता दे रहा हूं कि आप कैसे जानेंगे कि कौन सा दीप्त है कौन सा अदीप्त है। तो दीप्त तथा अदीप्त पट्टियां एकांतर क्रम में दिखाई देती हैं। किस क्रम में? एकांतर। एकांतर मतलब कि एक दीप्त होंगी तो एक अदीप्त होंगी, एक दीप्त होंगी एक अदीप्त होंगी, तो एकांतर क्रम में दिखाई देती हैं। इन पट्टियों को फ्रिंज कहते हैं। यानी जो दीप्त और अदीप्त पट्टियां दिखाई देती हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, तो फ्रिंज कहते हैं। तथा इन फ्रिंजों से बने प्रारूप को व्यतिकरण प्रारूप कहते हैं। यानी ये जो दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों से ये प्रारूप जो बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण प्रारूप कहते हैं। यही क्या था, तो यंग का जो प्रयोग था वो यही, द्विझर्री का प्रयोग यंग का जो था वो यही था। आपको इतना ही लिखना है और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है अगर आपसे केवल 3 नंबर में पूछता है तो। अगर 5 नंबर में पूछता है तो आपसे इसी में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र भी स्थापित करने को कहेगा, तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसमें आपको केवल इतना ही समझना है कि यंग का जो द्विझर्री प्रयोग था वो क्या था। तो इसने क्या था, इसने एक पर्दा लिया था जिसमें एक यश स्रोत था और क्या किया, इसके सामने कुछ दूरी पर एक पर्दा क्यों लिया था जिसमें 2 रेखा छिद्र यश1 और यश2 था, जो यश के सामने ना होकर ऊपर या नीचे था, तथा पर्दे क्यू से कुछ दूरी पर या पर्दे क्यू के सामने एक पर्दा, तीसरा पर्दा आर स्थित है, जिस पर क्या होगा, यश पर एक वर्णीय प्रकाश जब डालते हैं तो यानी आप कह सकते हैं जिस पर यश पर पर्दे यश पर पड़ने वाले जब हम एक वर्णीय प्रकाश डालते हैं तो उससे जो है पर्दे आर पर एक दीप्त और अदीप्त पट्टियां तैयार होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रिंज कहते हैं। और इन फ्रिंजों के से बने प्रारूप को हम क्या कहते हैं, तो हम उसे व्यतिकरण प्रारूप कहते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है कि सर दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज हम कैसे बताएंगे। तो आप सभी जान लीजिए, मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि जब तरंगे चलती हैं तो श्रृंग और गर्त के रूप में चलते हैं। किसके रूप में? श्रृंग और गर्त। जैसे यहां पर मैंने बताया था, आप देख लीजिए यहां पर कि ये क्या है, ये श्रृंग है, ये क्या है, ये गर्त है। ये ऊपर वाला श्रृंग मैंने आपको बताया था, नीचे वाला तो गर्त, ये मैंने आप सभी लोग को बताया था। ठीक बेटा, तो यही चीज तरंगे जो चलते हैं श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं। अब यहां पर देखिए, ये श्रृंग है, ये क्या है, ये श्रृंग, ये गर्त। जो डाट डाट रेखाएं हैं वो गर्त और जो सीधी रेखाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, श्रृंग। तो अगर यहां पर देखिए, अगर श्रृंग श्रृंग मिल रहा है, क्या मिल रहा है, श्रृंग श्रृंग मिल रहा है, या गर्त गर्त मिल रहा है, या गर्त गर्त मिल रहा है, तो इन दोनों से जो मिलेंगी वो कौन सी फ्रिंज मिलेंगी, तो इन दोनों से दीप्त फ्रिंजें मिलेंगी। कौन सी? दीप्त। और अगर क्या हो जाएगा, यहां पर देख लीजिए, अगर श्रृंग और गर्त मिल रहा है, गर्त, श्रृंग और गर्त मिल रहा है, या गर्त और श्रृंग मिल रहा है, श्रृंग मिल रहा है, तो इन दोनों से जो मिलेंगी वो कौन सी, तो अदीप्त फ्रिंजें मिलेंगी, अदीप्त फ्रिंजें मिलेंगी। यानी अगर पहले तरंग के श्रृंग दूसरे के गर्त से या पहले के गर्त दूसरे के श्रृंग से मिलता है तो वहां पर अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। और अगर पहले का श्रृंग दूसरे के श्रृंग से तथा पहले का गर्त दूसरे के गर्त से मिलता है तो इस प्रकार से जो फ्रिंजें प्राप्त होंगी वो दीप्त फ्रिंजें या दीप्त पट्टियां प्राप्त होंगी। तो यहां पर देख लीजिए, ये देखिए, ये जो पहली लाइनें थी ये क्या थी, डाटदार नहीं थी, और यहां से जो थी वो डाटदार थी। तो यहां से जब ये क्या हुआ, एक श्रृंग और एक गर्त मिला तो कौन सी पट्टियां प्राप्त हुई, अदीप्त पट्टियां प्राप्त हुई। कौन सी? अदीप्त। अब इसके बाद यहां पर देखिए, ये भी डाटदार लाइनें हैं, ये भी डाटदार लाइनें हैं, तो जब डाट डाट दोनों मिली यानी श्रृंग श्रृंग दोनों मिले तो कौन सी प्राप्त होंगी, तो दीप्त प्राप्त होंगी। कौन सी? दीप्त प्राप्त हो गई। देखिए यहां पर। अब इसके बाद यहां पर देखिए, ये तीसरा नंबर, तो ये क्या है, डाट डाट डाट, और ये क्या है, ये जो है ये क्या है, सीधी लाइनें हैं। तो एक डाटदार यानी एक श्रृंग और एक गर्त मिलेगा, तो एक श्रृंग और एक गर्त मिलेगा तो कौन सी प्राप्त होंगी, अदीप्त पट्टियां प्राप्त होंगी। तो यहां पर अदीप्त प्राप्त हो रही हैं। अब यहां पर इसी प्रकार से पट्टियां प्राप्त की गई हैं। अब एक शब्द मैंने यहां पर बताया था, देखिए पट्टियां एकांतर क्रम में दिखाई देती हैं। एकांतर क्रम मैंने बताया था कि एक के बाद एक। तो यहां पर देखिए,
एक अदीप्त मिल रही है तो एक दीप्त मिल रही है, एक अदीप्त मिल रही है तो एक दीप्त मिल रही है, एक अदीप्त मिल रही है तो एक दीप्त मिल रही है, एक अदीप्त मिल रही है। तो इसी प्रकार अगर आप चाप को बढ़ाते जाएंगे तो एक दीप्त मिलता जाएगा, यानी एक अदीप्त तो एक दीप्त मिलता जाएगा, एकांतर क्रम में आपको मिलता जाएगा। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये हम चित्र कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, देखिए यहां पर एक लाइनें खींचना है और यहां पर एक प्रकाश स्रोत बना लेना है। प्रकार आपको लेना है, यहां पर रखना है और 1 सेमी का दूरी आपने लिया, ऐसे खींच दीजिए। इसके बाद आपको 2 नहीं लेना है, 3 सेमी, क्या 3 सेमी, 3 सेमी, फिर 5 सेमी, फिर 7 सेमी। इसके बाद आपको क्या करना है, जो बीच में 2 4 ये बच जाते हैं, 6 ये बच जाते हैं, तो आप दूसरी कलर की पेन लीजिए, यहां पर रखिए 2 सेमी, 4 सेमी, 6 सेमी, इस प्रकार से आप खींच दीजिए। आपकी जो ये रेखाएं बिंदु हैं ये एक बिल्कुल साइज में आपको मिलेंगी और आप उसे मिला देंगे तो इस प्रकार से दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें तैयार हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये जो यंग का प्रयोग था, यानी प्रकाश के तरंगों के संबंध में यंग का जो प्रयोग था, ये आपका कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो कि क्या होगा, फ्रिंजों के चौड़ाई के व्युत्पन्न यानी सूत्र के व्युत्पत्ति के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।